Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hopefully you are enjoying good health at your homes. Dear students, as you know, we are at our last chapter, that is chapter number 10, Kingdom Animalia. And in the last topics, the main topic was phylum Chordata. और phylum Chordata में हमने दो उसकी सुपर क्लासेस का डिस्कस किया था, सुपर क्लास स्पाइसेस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा. तो सुपर क्लास स्पाइसेस हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर ली थी. सुपर क्लास टेट्रापोडा हमने प्रीवियस लेक्चर में लास्ट लेक्चर के अंदर उसको स्टार्ट किया था, जिसमें क्लास एम्फीबियंस हमने एम्फीबिया जो है वो डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में हम दो क्लासेस को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. नंबर वन इज़ क्लास रेप्टाइला एंड द अदर इज़ क्लास एवीज इंशाल्लाह. सो क्लास रेप्टाइला, तो रेप्टाइल्स बेटा किनको कहते हैं? रेप्टाइल्स बेसिकली सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं रेंग के चलने वाले जो जानवर होते हैं, रेंगने वाले जानवरों को रेप्टाइल्स कहा जाता है. ठीक है. और अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी कंसेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले वर्टिब्रेट्स में फिशेस थे. फिशेस के बाद एवोल्यूशन हुई एम्फीबियंस की. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वो ग्रुप ऑफ फिशेस था, लोब फिन फिशेज जिसको डिप्लॉय कहते हैं. वो क्रॉल करके दूसरे पूल्स में जाती थी, तो उनके अंदर एक गिल्स के साथ साथ लंग्स के जो डेवलप होना शुरू हो गए, तो वो एम्फीबियंस कहलाए, जो पानी में भी रहते हैं, खुश्की में भी रहते. लेकिन अब जो इनसे आगे जो अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कंसेप्ट जो एनिमल्स इनसे आगे एवोल्यूट हुए हैं वो हैं रेप्टाइल्स, जो कि प्योरली लैंड के ऊपर रहते हैं. ठीक है. फिश प्योरली एक्वेटिक है, एम्फीबियंस 50% एक्वेटिक 50% लैंड, जबकि रेप्टाइल्स जो हैं ये दे आर प्योरली 100% दे आर ऑन लैंड. तो डियर स्टूडेंट्स, इनके कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स जो हमारी बुक के अंदर तकरीबन 7 करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिस्कस हुए हैं, उनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट इज़ दे हैव डेवलप्ड रेप्टाइल्स they have developed copulatory organ for internal फर्टिलाइजेशन. ठीक है. आपका एक नई टर्म है कॉपुलेटरी ऑर्गन. कॉपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं द ऑर्गन यूज्ड बाय मेल्स, ये मेल्स के अंदर होता है, फॉर डिसलॉजिंग स्पर्म्स in female reproductive tract. ठीक है. So that is the basically copulatory organ. जैसे कि ह्यूमंस के अंदर पेनिस होता है. ठीक है. इस तरह से रेप्टाइल्स के अंदर ये फैले ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, जिनके अंदर ये डेवलप होता है अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कंसेप्ट. द ऑर्गन विच इज़ यूज्ड बाय द मेल्स, यानी मेल्स के अंदर एक ऐसा ऑर्गन होता है विच इज़ यूज्ड टू डिसलॉज स्पर्म्स. फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है उसके अंदर स्पर्म्स को डिसलॉज करने के लिए इस्तेमाल होता है. मतलब कि जो और इस तरीके से जब स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर डिसलॉज हों, सो इस तरह की जो इससे जो फर्टिलाइजेशन होगी वो इंटरनल होगी. इस तरह की जो फर्टिलाइजेशन होगी उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे. क्लियर. यानी कि जाइगोट जो है वो अगर उसकी फीमेल की बॉडी के अंदर बने, सो दैट काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इससे प्रीवियसली हमने देखा था इन फिशेस एंड एम्फीबियंस जो फर्टिलाइजेशन थी दैट वाज एक्सटर्नल, एज दे द मेल दे डू नॉट हैव एनी कॉपुलेटरी ऑर्गन. क्लियर. और सेक्स ऑर्गन. नंबर 2, द पॉइंट इज दैट द amniotic eggs are large, उनके बड़े बड़े एग्स होते हैं, एंड योकी मतलब इनके अंदर जो एग यॉक है उसका कंटेंट आम तौर पर ज़्यादा होता है
as compared to the other organisms, as well as leathery. ठीक है, अब लेदरी होने मतलब चमड़े की तरह के होते हैं, ये आसानी से टूटते नहीं हैं, ठीक है। जैसे वो मुर्गी का अंडा है, वो नीचे गिरेगा तो टूट जाएगा। बर्ड्स के अंडे जो होते हैं वो नीचे गिरते हैं, टूट जाते हैं। इनके अंडे नीचे गिरने से आसानी से टूटते नहीं है, बिकॉज दे आर लेदरी इन द कंसिस्टेंसी, थोड़े हार्ड होते हैं। सो दैट इज़ वाई दे आल्सो रेजिस्ट डेजिकेशन, ठीक है। दे कैन ऑल्सो रेजिस्ट द डेजिकेशन। डेजिकेशन अब बहुत पहले जो है डिस्कस हो चुका है। डेजिकेशन मतलब कि ड्राइनेस जिसको कहते हैं, यानी ये इनको ड्राई होने से प्रिवेंट करते हैं। तो ये इनकी एग्स के हवाले से बात हो रही थी, एग्स। नंबर 3 इज़ दैट reptiles have dry scaly skin. They have dry scaly skin. आपने देखा होगा जैसे रेप्टाइल्स हैं लाइक लिजर्ड्स, उनके ऊपर स्किन जो होती है वो बहुत ड्राई होती है और ऐसे स्केल्स की तरह थिक होती है थोड़ी सी, ठीक है। और चूँकि ये लैंड के ऊपर रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कंसेप्ट ये इवॉल्व कहाँ से हुए हैं, एम्फीबियन से इवॉल्व हुए हैं। तो स्टिल इनकी जो स्किन है दे हैव टू प्रिवेंट द वाटर लॉस, ठीक है। तो इस वजह से इनकी जो स्किन है दैट इज़ ड्राई एंड स्केली, स्केल्स की तरह मान लीजिए होती है इनकी। Number 4 important point, that is the heart is four chambered heart है, but the ventricles are incompletely partitioned. यानी कि जो वेंट्रिकल्स हैं लाइक दिस, आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था, 14 में सॉरी, ये दो एट्रिया और इनके नीचे होते हैं दो वेंट्रिकल्स इस तरह से। तो इनके वेंट्रिकल्स के दरम्यान में सेप्टम मौजूद है यहाँ पर, ठीक है, इंटरवेंट्रिकल सेप्टम मौजूद है, यानी कि इनकम्प्लीट पार्टीशनिंग है इनके अंदर इन केस ऑफ रेप्टाइल्स। तो ये इस वजह से there is a slight mixing of the oxygenated and deoxygenated blood, but यहाँ पर एक exception है, except the crocodiles. Crocodiles जो होते हैं उनके अंदर completely partitioned है, completely partitioned four चैम्बर्ड हार्ट। ये इनके अंदर सिर्फ एक एक्सेप्शन है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रख लेना है। तो आमतौर पर इनका हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है, ठीक है। फिशेस के अंदर एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल था, एम्फीबियंस के अंदर 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल था, यानी कि 3 चैम्बर्ड था। यहाँ पर रेप्टाइल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन आमतौर पर इनके अंदर जो वेंट्रिकल्स हैं दे आर नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेड, सो द इनकम्प्लीट पार्टीशन है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, उनके अंदर जो हार्ट होता है वो कम्प्लीटली पार्टीशन होता है, लाइक द बर्ड्स एंड द मैमल्स। सो दैट इज़ देयर सर्कुलेटरी सिस्टम। Another very important point, so that is the skin, heart, eggs and fertilization, ठीक है, ये मेजर पॉइंट्स। सो नंबर 5 is the embryo is protected by membranes, by 3 membranes: amnion, chorion, allantois. So these are 3 protective coverings
जो कि कवर करती हैं इनको एम्ब्रियो को, ठीक है। जब ये ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा होता है तो इनके अंदर ऐसा चलता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है बट डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल, ठीक है। यानी एग्स जो होते हैं वो द लेयर लेड आउटसाइड, और जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो बाहर होता है, फीमेल की बॉडी के बाहर होता है। सो दिस काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन बट डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल। तो ये जो एम्ब्रियो है उसके गिर्द, सपोज दिस इज एन एम्ब्रियो, इसके गिर्द जो है वो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती हैं इस तरह से, जिसके अंदर ये बंद होता है इस तरह से, फिर इस तरह यॉक के गिर्द होती है, फिर यहाँ से, तो इस तरह से ये 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइन। तो ये दिस आर द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स। इंशाल्लाह इसकी जो डिटेल्स हैं यू विल लर्न इन सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 18, ठीक है, उसमें आप इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। नेक्स्ट इज़ दैट दे हैव डेवलप्ड लिम्ब्स। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना है, इनकी जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स हैं एम्ब्रियो की। नंबर 6 इज most reptiles have developed limbs, यानी इनकी टांगे हैं और पाँव हैं, limbs for locomotion। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके लोकोमोशन के अतबार से। मोस्टली के अंदर लिम्स हैं, जो कुछ के अंदर नहीं भी होते, जैसे स्नैक्स है, इट इज़ अ रेप्टाइल, इसके अंदर लिम्स नहीं होते। इस तरह से स्लो वर्म भी रेप्टाइल है, इसके भी सांप की तरह का होता है, तो इसके भी जो है वो लिम्स नहीं होते, दे आर लिम्बलेस। क्लियर। और लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज they are cold-blooded, means they are poikilotherms। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, फिशेस, एम्फिबियंस एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, ये याद रखिएगा 3 तरह का ऑर्गेनिजम्स कोल्ड ब्लडेड में। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, या शॉर्ट क्वेश्चन से हवाले से, कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्म्स कौन से हैं? फिशेस, नंबर 2 amphibians, and number 3 are the reptiles। और कोल्ड ब्लडेड का मैंने बताया था, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद से मेंटेन नहीं कर सकते, जिस तरह का सराउंडिंग टेम्परेचर होगा ये उसके सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करेंगे। मतलब कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वक्तन फ़वक्तन फ्लक्चुएट करता रहता है। तो ऐसे तमाम एनिमल्स इनके बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के अतबार से फ्लक्चुएट करे, यानी अगर बाहर 5 डिग्री सेल्सियस है तो इनका भी अंदर का बॉडी टेम्परेचर उसके हिसाब से 5 डिग्री कर लेंगे। बाहर अगर 20 है तो ये भी अपनी बॉडी का 20 कर लेंगे। तो इस तरह के तमाम एनिमल्स को जो कि सराउंडिंग के हिसाब से, सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से, एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करें, उनको कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है या उनको पोइकिलोथर्म्स कहा जाता है। तो जो वर्टिब्रेट्स के अंदर ये 3 ग्रुप्स हैं, 3 क्लासेस हैं जो कि कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, इसके बाद मैमल्स और रेप्टाइल्स होते हैं। मैमल्स और जो बर्ड्स हैं दे आर प्योरली वार्म ब्लडेड। ठीक है, दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर्स। इसके अलावा बेटा ये एक तो यहाँ पर कुछ देखेंगे हम बुक के अंदर 2-3 पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, that reptiles flourished, reptiles
flourished through Mesozoic era। एक तो ये बात अपने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जो आपने वो लिविंग इन द वर्ल्ड टाइम जो है उसमें अपने जो मुख्तलिफ एराज 4 एराज पढ़े थे, उसमें से जो सेकंड नंबर पे ऊपर है दैट इज़ मीसोजोइक। इसके ऊपर होते हैं जो सबसे टॉप मोस्ट जो प्रेजेंट एरा दैट इज़ सीनोजोइक, ठीक है। उसके बाद मीसोजोइक, दैन इज पेलोजोइक, वो आपने एराज पढ़े थे, ठीक है। और ये इन्होंने फ्लरिश किया, मतलब कि इनकी जो ज़्यादा ग्रोथ है वो इस एरा के अंदर हुई थ्रू द मीसोजोइक एरा। बट लेस फेवरेबल पीरियड इनके लिए रहा लेस फेवरेबल पीरियड इनके लिए है जी टर्शरी। टर्शरी पीरियड जो कि किसके कौन से एरा में आता है? सीनोजोइक के अंदर, ठीक है। सीनोजोइक वहाँ पर इनके लिए जो एनवायरनमेंट थोड़ा सूटेबल नहीं रहा, इसलिए जो टोटल 12 तकरीबन लाइन्स समझी जाती हैं एवोल्यूशन की, जो इस एरा से आ रही थी, मीसोजोइक एरा से, इस पीरियड के अंदर जाकर वो सिर्फ 4 लाइन्स रह गई, ठीक है, विद ओनली 4 लाइन्स ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला पॉइंट भी फ्लरिश किस में हुए? मेसोजोइक एरा में। लेस फेवरेबल पीरियड कब था इनके लिए? टर्शरी पीरियड। और उस दौरान कितनी एवोल्यूशन की लाइन के आगे कंटिन्यू की? 4 आउट ऑफ 12 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। 12 लाइन्स में से जो एवोल्यूशनरी लाइन्स हैं। अच्छा बेटा, इसके अलावा द प्रेजेंट डे रेप्टाइल्स, जो प्रेजेंट डे रेप्टाइल्स की बात होगी अब। नंबर 10 इज़ द प्रेजेंट डे रेप्टाइल्स। तो प्रेजेंट डे रेप्टाइल्स जो हैं firstly these are the snakes and lizards and snakes। जो प्रेजेंट एरा में जो फर्स्टली जिनका नंबर है, दे आर द लिजर्ड एंड द स्नेक्स। सेकंड आर टुआरा, ठीक है। टुआरा बेसिकली ये कैमिलियंस को कहा जाता है, कैमिलियंस यानी जो गिरगिट होते हैं। इनके अंदर साइंटिस्ट समझते हैं कि इनके अंदर बहुत कम एवोल्यूशनरी चेंजेस आई हैं टुआरा के अंदर, ठीक है। और जो थर्ड्स हैं, द थर्ड जो है दैट इज़ द क्रोकोडाइल्स, ठीक है। तो ये प्रेजेंट डे रेप्टाइल्स हैं। फर्स्टली लिजर्ड्स एंड स्नेक्स, सेकेंडली टुआरा जैसे कि कैमिलियन, जैसे स्फिनोडॉन्स, और थर्डली दे आर द क्रोकोडाइल्स। तो ये इसमें इस सीरीज़ को अपने याद रखना है। और क्रोकोडाइल्स दे आर कंसिडर्ड एज द ऑफ शूट फ्रॉम, ये पॉइंट आपने याद रखना है, बुक के अंदर है पेज नंबर 199 के ऊपर, दैट द क्रोकोडाइल्स आर एन ऑफ शूट फ्रॉम द स्टॉक फ्रॉम विच द मॉडर्न बर्ड्स वर डिराइव्ड। यानी क्रोकोडाइल्स से डिराइव होते हैं मॉडर्न बर्ड्स। एन ऑफ शूट from which modern birds are derived। ये इंपॉर्टेंट MCQ हो सकता है, ठीक है, कि जो मॉडर्न डे बर्ड्स होते हैं वो कहाँ से डिराइव हुए हैं? फ्रॉम क्रोकोडाइल्स। ऐसा एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। और हाँ, इसमें रेप्टाइल्स डिराइव हुए हैं फ्रॉम द डायनासोर्स ऑफ द जुरासिक पार्ट, जो जुरासिक पीरियड था उसके हवाले से, क्रिटेरियस पीरियड के हवाले से, ठीक है। इनके अंदर इन्होंने फ्लरिश किया।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज फॉर दिस लेक्चर द रेप्टाइल्स। होपफुली आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। इसमें बुक के वाले से मैंने सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द क्लास एवीज। तो एवीज के वाले से बेटा क्या जानते हैं? एवीज आपने सुना होगा, एविएशन। एविएशन का नाम तो सुना होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एविएशन, सिविल एविएशन का नाम सुना होगा आपने। ये एयरपोर्ट्स और जहाँ पे जहाज़, पैसेंजर और दूसरे जो कार्गो प्लेन्स हो, तो एविएशन वर्ड बेसिकली ड्राइव हुआ है एवीज से। ठीक है, एवीज कहते हैं बर्ड्स को। क्लास एवीज और birds which are called as birds। वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप है ये। ठीक है, एनिमल्स के अतबार से और वर्टिब्रेट्स के अतबार से ख़ास तौर पे। और मतलब कि ऐसे एनिमल हैं जो कि हवा में रह सकते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे कि इंसान की भी बहुत शुरू से ये ख्वाहिश रही है कि वो हवा के अंदर उड़े, बड़ी ट्राइज भी की, लेकिन इंडिविजुअली खैर अब तो बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, मुख्तलिफ तरह के सूट्स आ गए जिसमें इंसान एक सिंगल पर्स ह्यूमन बीइंग विच कैन आल्सो फ्लाई विद द हेल्प ऑफ दैट वेरी सूट इन द एयर। तो शुरू से इंसान की ये जस्तजू रही और इसके वाले से बहुत सारे उन्होंने, वो अपने राइट ब्रदर्स का नाम भी सुना होगा, उन्होंने पहली दफ़ा कोशिश की थी। एनीवेज खैर, तो द अर्लीस्ट नोन बर्ड फॉसिल। तो पॉइंट कमिंग टुवर्ड्स द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अर्लीस्ट नॉन बर्ड फॉसिल is Archaeopteryx। That is Archaeopteryx। ये MCQ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट अभी सभी कि सबसे जो पुराना जो फॉसिल इनको मिलता है वो बर्ड्स का सबसे अर्लीस्ट नोन दैट इज़ आर्कियोपेट्रिक्स। और इसका जो साइज़ है, आर्कियोपेट्रिक्स है साइज ऑफ अ क्रो, एक कौवे के साइज का था ये, नंबर 1। नंबर 2, इट हैज़ अ बीक, इसकी चोंच थी, विद टीथ। ये इंपॉर्टेंट बात है, बीक विद टीथ। आमतौर पर आपने बर्ड्स देखे हैं, उनकी जो चोंच होती है उसमें दांत नहीं होते, लेकिन इस बर्ड के जो आर्कियोपेट्रिक्स था इसके अंदर ये मौजूद थे, जो कि इस वजह से इसको ये समझा जाता है क्योंकि इससे प्रीवियस जो थे वो दे वर द एम्फीबियन रेप्टाइल्स के जो उनसे जॉ है उसके अंदर वो टीथ होते हैं। तो इस वजह से चूँकि इनके अंदर वो जो जॉ है वो ऐसे बीक की शक्ल में बन गया, चोंच की शक्ल में बन गया। तो शुरू में कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कंसेप्ट की जो आर्कियोपेट्रिक्स है उसकी जो फॉसिल मिला है उसकी जो चोंच है उसके अंदर ये टीथ मौजूद थे। क्लियर? साइज ऑफ क्रो एंड skull is similar to present day birds। जो आज के मौजूदा जो बर्ड्स हैं उसके साथ साथ इनकी जो स्कल है वो बिल्कुल उसी के साथ मिलती है। सो ये भी याद रखना है कि बर्ड्स are evolved from reptilian ancestors, यानी रेप्टाइल से आगे, यानी कि आगे जो लाइन ऑफ एवोल्यूशन है वो चलती है। क्लियर? और इनकी जो बॉडी है
वो तकरीबन इसके 4 मेन रीजन्स हैं. सो कमिंग टू अदर मेन करेक्टरिस्टिक्स. बॉडी जो है इसके, इट हैज़ गॉट 4 रीजन्स. वो 4 रीजन्स क्या हैं? स्कल है, फिर ये नेक है, देन देयर इज ट्रंक एंड टेल. So this is skull, neck, trunk and tail. ये 4 डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं, याद रखने अपने. स्कल, नेक, ट्रंक एंड टेल. तो बॉडी के 4 डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं इनके. नेक्स्ट इज देयर लिम्स. तो जो लिम्स हैं, दे आर फॉर मॉडिफाइड एंटीरियर लिंक्स, फॉर फ्लाइंग एंड पोस्टीरियर limbs for perching or walking और रनिंग इन रनिंग बर्ड्स. ठीक है. तो पोस्टीरियर लिम्ब यानी नीचे वाला लिम्स और एंटीरियर, पेयर ऑफ एंटीरियर लिम्स एंड पेयर ऑफ पोस्टीरियर लिम्स. तो ऊपर वाले जो है वो उनके साथ फेदर से अटैच है, वो उड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं. ठीक है. जबकि जो नीचे वाले हैं जो वो रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, जैसे कि रनिंग बर्ड, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का नाम सुना होगा, वो भागने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन ऑफ फेदर्स, यानी कि अंदर जो स्केलेटन है, स्केलेटन इसमें दोनों तरह का है. नंबर 1 एक्सोस्केलेटन and endoskeleton. Exoskeleton जो है, it is in the form of epidermal, feather and skin. ठीक है. जो feathers हैं इसमें actually they are acting as the exoskeleton, और endoskeleton soft bones having एयर स्पेसिस. तो इसकी जो अंदर जो एंडोस्केलेटन है वो हड्डियां हैं, लेकिन वो नर्म हड्डियां हैं और उनके अंदर एयर स्पेसिस हैं जो कि इनके जो स्केलेटन है उसको मज़ीद लाइट वेट बना देती हैं. सो इन ऑर्डर टू सपोर्ट दैम इन ड्यूरिंग द फ्लाइंग. अच्छा बेटा, नेक्स्ट इज द स्कल हैज़ large sockets. अगर आप किसी देखा होगा इसका स्केलेटन, तो ये अगर स्कल है, ये भी, तो इतने बड़े बड़े इसके आइज सॉकेट होते हैं. यानी स्कल का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, ये सिर्फ ये वाला सॉकेट डेट इज़ फॉर आइज़, इसके अंदर आइज़ होती हैं. तो स्कल के अंदर लार्ज आई सॉकेट्स हैं इनके अंदर मौजूद. जो उसके बाद वहाँ से दैट एक्सटेंड, स्कल जो आगे एक्सटेंड होता है हॉर्नी बीक के अंदर, ये आगे चोंच बन जाती है इसकी स्कल. सो दिस इज़ द बीक विच एक्सटेंड्स इनटू jaws, extend to form horny beak. चोंच होती है इनके अंदर. ठीक है. और नंबर 7
बीक की बात करेंगे, सो द बीक हैज़ नो टीथ। तो जो मॉडर्न डे जितने भी बर्ड्स हैं उनकी अगर आप देख लें बर्ड्स के अंदर, तो उनकी जो बीक होती है उसके अंदर चोंच के अंदर वो दांत नहीं होते, जैसा कि वो एंसेस्टर्स में समझा जाता था आर्कियोपेट्रिक्स उनके अंदर थे। लेकिन मॉडर्न डे बर्ड्स के अंदर ये जो टीथ होते हैं वो मौजूद नहीं होते। लंग्स का आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा कि जो लंग्स हैं दे एंड अप विद एयर सैक, ठीक है, विच प्रोजेक्ट इनटू एयर स्पेसेस ऑफ बोन्स। मैंने आपको बताया जो बोन्स के अंदर जो एयर स्पेसेस होती हैं, ठीक है, उनके अंदर ये सैक्स जो होती हैं इस तरह से 8 से 9 पेयर होते हैं। ये इस तरह से ये लंग है, इसके एंड पे इस तरह से एयर सैक्स होते हैं जो कि हड्डियों के अंदर जाते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। सो दीज आर एयर सैक्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने पढ़ा होगा ये इनके लंग्स के अंदर ऐसे मौजूद हैं, ठीक है, इस तरह से लाइक दिस 8 से 9 पेयर होते हैं। सो दैट इज़ वाई जो ये एयर सैक्स है वो एयर स्पेसेस में जाते हैं, तो इससे जो स्केलेटन है वो मज़ीद लाइट वेट हो जाता है, तो ये सपोर्ट करता है बर्ड को फ्लाई करने में एयर के अंदर। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सायरिंग्स। दिस इज द वॉइस ऑर्गन of birds located at the bifurcation of trachea। यानी कि ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया जहाँ पर वो बाइफरकेट करती है आगे ब्रोंकाई के अंदर कन्वर्ट होती है, तो इनकी बाइफरकेशन पे यहाँ पर मौजूद है दैट इज़ सायरिंग्स। जैसे हमारे अंदर इंसानों के अंदर होता है लेरिंग्स, वॉइस बॉक्स, इनके अंदर होता है सायरिंग्स, जिसकी मदद से ये आवाज़ निकालते हैं बर्ड्स। नेक्स्ट इज देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम डज नॉट हैव ब्लैडर। Point number 10 is excretory system. Excretory system, no urinary bladder। इनके अंदर यूरिनल ब्लैडर नहीं होता, बल्कि जो इनका जो यूरिन होता है दैट इज मिक्सड विद द फेसेस, सो सेमी सॉलिड। यूरिन होता है दैट इज़ मिक्सड विद फेसिस। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो लिंक होता है, ठीक है, दैट पॉइंट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम डू नॉट हैव अ यूरिनल ब्लैडर, द यूरिन इज सेमी सॉलिड। नंबर 11 पॉइंट इज sexes and fertilization। सो इनके अंदर जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स, एंड फर्टिलाइजेशन इज़, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया, इस लेक्चर में भी वो बात हुई थी अभी रेप्टाइल्स के अंदर भी, दैट फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, बट लाइक द रेप्टाइल्स इन्हीं के अंदर भी डेवलपमेंट जो होती है इज़ एक्सटर्नल।
सो दैट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इट्स सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम है, दे हैव गॉट 4 चैम्बर्ड हार्ट, that is completely partitioned, मुकम्मल तौर पर पार्टीशंस हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स बिल्कुल सेपरेट और वेरी एफिशिएंट इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम अल्लाह ताला ने रखा है। एंड दे हैव राइट एओर्टिक आर्च। ये पॉइंट ज़रा इम्पोर्टेंट रखना है आपने MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। हार्ट का जो सिस्टम आपने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन का, तो हमारे अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या होता है कि जो एओर्टा है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकलता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ऐसे लेफ़्ट साइड पे हो जाता है, तो हमारी जो लेफ़्ट एओर्टिक आर्च है, जबकि बर्ड्स के अंदर होती है राइट एओर्टिक आर्च। ये आपने याद रखना है। इसके अलावा इनके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज़ गिज़र्ड। डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था आपने गिज़र्ड के वाले से कि इनके अंदर दे लैक टीथ, they have gizzard for crushing food। हमारे अंदर तो अल्लाह ताला ने दांत दिए हैं, उसकी वजह से हम उसको चबा लेते हैं, उसको कर लेते हैं, लेकिन इनके अंदर चूँकि वो टीथ नहीं होते, सो दैट इज़ वाई अल्लाह ताला ने इनके अंदर गिज़र्ड रखा है। गिज़र्ड के अंदर इनके वो टीथ लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इनके अंदर इनको हेल्प आउट देम फॉर मिक्सिंग द फूड। जो आमतौर पे आपने सुना होगा वो पोटा होता है, जैसे अपने चिकन है ना, चिकन का जो पोटा कलेजी का नाम सुना हो, तो उसमें जो पोटा होता है दैट इज़ बेसिकली द गिज़र्ड। और सम ऑफ देम has lost secondarily the flying capacity. They are called as running birds. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रिच। तो कुछ जो होते हैं बर्ड्स जो होते हैं उनके अंदर दे हैव लॉस्ट देयर पावर ऑफ फ्लाइंग, वो उड़ नहीं सकते लेकिन सिर्फ भाग सकते हैं। सो ऑस्ट्रिच एंड कीवी दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रनिंग बर्ड्स, याद रखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स। और एक चीज़ याद रखनी है कि बर्ड्स के अंदर एक ओवरी और एक ओविडक्ट जो होती है दैट इज़ फंक्शनल, ठीक है, जो कि इनके अंदर वो एग्स को प्रोड्यूस करती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है ईगल। ईगल के अंदर उसकी दोनों ओवरीज और दोनों ओविडक्ट्स होती हैं, वो फंक्शनल होती हैं, ठीक है। ईगल इज़ ऑल्सो ए बर्ड, सो लेकिन उसके अंदर दोनों ओवरीज और दोनों ओविडक्ट्स होती हैं, वो फंक्शनल होती हैं। जबकि आम बर्ड्स के अंदर एक ओवरी और एक जो ओविडक्ट होती है, एक ओवरी और एक ओविडक्ट वो फंक्शनल होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।